मदर थी और वो बहुत परेशान थी। बेटी उनकी एक रिलेशनशिप में थी और सडनली उन्हें पता चला कि ये रिलेशनशिप एक सोशल स्टिग्मा, एक डर कि लोग क्या कहेंगे। थोड़ी थप्पड़ थेरेपी भी करी। थप्पड़ थेरेपी? हाँ, थप्पड़ थेरेपी तो हमारी सदियों से चलती आ रही है और हाँ। हमारी जनरेशन की भी थप्पड़ थेरेपी हुई है। सिंपैथी होती है, सिंपैथाइज करते हैं कि हाँ ये आपके साथ हुआ, बहुत बुरा हुआ, बट एक लेवल के बाद वो बंद होनी चाहिए, नहीं तो हम उनको बेचारा बना देते हैं और बेचारा वर्ड किसी को भी कमजोर बना देता है। टॉपिक अभी आता है जब हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। लोग बोलते हैं साफ सफाई की बीमारी, यहाँ गंदा है, यहाँ पर एक दाना लगा, यहाँ पर साफ कर दिया, वहाँ गंदा कर। तो ये बीमारी है भी है नहीं, क्या इससे आपके रिलेशन पर असर पड़ते हैं? कुछ लोगों को नंबर्स का OCD होता है। मेरे पास एक महिला आई तो उन्होंने बोला जैसे मैं चाय बनाने जा रही हूँ तो मैंने पतीले को ऐसे उठाया, उसे गैस पे रखा, तो मैंने उसको 9 टाइम इस पे रखा, फिर मैंने लाइटर लिया तो उसको भी 9 टाइम, तो फिर मैंने पूछा कि चाय पत्ती भी 9 टाइम तो ज्यादा नहीं हो जाएगी उसमें? हाँ मैम ऐसे ही है। और अब घर वालों ने मेरे से चाय बनाना बंद करवा दिया। उनको क्लीनलीनेस का है तो उनको क्या रहेगा, पूरा दिन सफाई में तो थकेंगे ना, वो बैठ नहीं सके, फटीग हो जाएगा। हाँ, कभी वो बैठे उन्हें लग रहा है यहाँ पर एक जाला लगा है, उनका ध्यान पूरी दीवार पे सिर्फ वहीं पे जाके तो इसको शायद ये भी कह तो सकते हैं, जाके वो उसे हटाने लग जाते हैं, तो वो बैठ नहीं सकते हैं। कि आपने माइंडसेट की बात की थी कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, पूरा पढ़ाओ, ये एक लाइन आपने दी थी। ये अलग मुद्दा है मैम, क्या होता है मुझे बताइएगा, थोड़ा इस पे विस्तार कीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। कोई अपने घर में, कोई तूफान में या बगान में या चाय की दुकान में इस वीडियो को देख रहा हो और अपनी ज़िंदगी को इम्प्लीमेंटेशन करके अपने माइंडसेट को अच्छा बना रहा होगा। जो गेस्ट हमारे साथ हैं वो साइकोलॉजिस्ट है। वो साइकोलॉजिस्ट है, 15 साल का एक्सपीरियंस इनके पास, प्लस 10 साल का एम्स में एक्सपीरियंस है। एक्सपर्ट इन हिप्नोसिस, एक्सपर्ट इन योग, एक्सपर्ट इन मल्टीपल थिंग्स, मगर मेन है इनका साइकोलॉजी। मैम से बात करने जा रहे हैं, सुमन भारद्वाज मैम से। हेलो मैम, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग दिस शो। थैंक यू, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। हम इट इज़ चैनल नेम राहुल माइंडसेट, तो यहाँ पर हम माइंडसेट, साइकोलॉजी, ग्रोथ की बातें करते हैं। तो आज आपका माइंडसेट बताएंगे कि आप अपने लोगों से मिलते हो डेली, उनसे उनकी दिक्कतें सुनते हो, तो कभी ऐसा नहीं होता मैम आपके जब इतनी दिक्कतें सुनते हो तो आप कभी आप खुद परेशान नहीं होते? माइंडसेट किसी ने सही कहा है, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। और लोग जो सोचते हैं, जो उनका अपना बिलीफ सिस्टम है, जो उनके अपने एप्टीट्यूड्स हैं, वही माइंडसेट है। और कोई भी अपने उस माइंडसेट से ना हटना नहीं चाहता। उन्हें लगता है जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ और जिस तरीके से कर रहा हूँ वही सही है। जैसे आपने पूछा कि हमारे पास जो आते हैं, तो मैंने अक्सर देखा है कि लोग आकर कुछ इस तरह का माइंडसेट एक लेके आते हैं, खासकर साइकोलॉजिस्ट के पास, कि जी हम दवाइयाँ नहीं लेंगे, हम फैमिली में से किसी और को नहीं लाएंगे, हम किसी और को डिस्क्लोज ही नहीं करना चाहते, अपने फैमिली मेम्बर्स को इंक्लूड ही नहीं करना चाहते। तो अब हम सुनते रहते हैं कि जो हमारा काम भी है और जिसकी उम्मीद उनको हमसे भी है कि साइकोलॉजिस्ट इज द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प बाय लिसनिंग, तो वो हम करते हैं। और हम समझते हैं कि इस माइंडसेट के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एग्जैक्टली क्यों ये माइंडसेट बना होगा, कैसे बना होगा, तो हम वो सब समझते हैं। और समझते हुए हर वो पॉसिबल कोशिश करते हैं कि जो जो चीज़ों में वो कहें कि हमें ऐसा नहीं करना, उसके बावजूद भी उनका इलाज करें। ये हमारे लिए सबसे एक चैलेंजिंग जो टॉपिक है वो है। कोई एग्जांपल बताएंगे जिसमें हम नाम रिवील ना करें? जी, कोई एक वियर्ड एग्जांपल कोई? वियर्ड वैसे मैं नहीं करूँगी वियर्ड वर्ड, अच्छा। क्योंकि जब लोग होते हैं तो बहुत ही परेशान होकर आते हैं। तो एक मदर थी और वो बहुत परेशान थी। बेटी उनकी थी, वो एक रिलेशनशिप में थी और सडनली उन्हें पता चला कि रिलेशनशिप में, तो एज अ पेरेंट उनका रिएक्शन वही था, एक सोशल स्टिग्मा, एक डर कि लोग क्या कहेंगे या सबको जब पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे। तो उन्होंने एक बड़े टिपिकल उसी मेथड से अपने बच्चे को ट्रीट किया इनिशियली। अच्छा, थोड़ी थप्पड़ थेरेपी भी करी। थप्पड़ थेरेपी? हाँ, उसके बाद मैम इस वर्ड को मैं रिपीट करना चाहूँगा, हाँ जी। ध्यान दिए दोस्तों, थप्पड़ थेरेपी क्या आपने ली है ज़िंदगी में? तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो थप्पड़ थेरेपी तो हमारी सदियों से चलती आ रही है और हमारी जनरेशन की भी थप्पड़ थेरेपी हुई है। तो हम लोगों की तो थप्पड़ थेरेपी ही होती थी बेसिकली। आई थिंक मुझे थंबनेल बन जाएगा हमारा, थप्पड़ थेरेपी। सो
तो उन्होंने बताया कि भाई हमने, अब हमारा सवाल होता है कि जब आपको ये पता चला कि ये हुआ है तो आपका रिएक्शन क्या था, कैसे आपने इनको सुना, कैसे समझा। जितना हम सुनेंगे उतना ही हम समझ पाएंगे, अदरवाइज हम सिर्फ समझाएंगे कि ये नहीं करना है, ऐसे करने से ये होगा वो होगा। तो जब मैंने पूरा सुना, पूरा सेशन हुआ लगभग 1 घंटे का, तो उसके बाद मैंने कहा कि एक फैमिली सेशन जो है वो रिकमेंडेड है, इनके फादर को आप ले आइएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, इनके फादर ने कहा है ये काउंसलिंग वगैरह सब बकवास है और मुझे नहीं पढ़ना, बट इसको ले जाओ, इसे अगर कोई काउंसलर ठीक कर दे तो इसको ले जाओ बच्चे को। तो नहीं, मतलब प्रॉब्लम की थी उसकी, सॉरी मैं कोई ये वर्ड दोबारा, रिलेशनशिप इशू, जस्ट उनको, उनके लिए वो प्रॉब्लम थी, माइंडसेट था कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप एक प्रॉब्लम है और काउंसलिंग उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। 2 माइंडसेट थे यहाँ पर। काउंसलिंग वो तोड़वाने के लिए रिलेशन या जोड़ने के लिए रिलेशन? नहीं, रिलेशनशिप को तोड़वाने के लिए, क्योंकि कोई भी पेरेंट नहीं चाहते ना कि बच्चा किसी रिलेशनशिप में पड़े। उनको लगता है कि अभी अपना एकेडमिकली आगे जाएं, स्टडी पर फोकस करें। तो जब पता चलता है तो ये हम सब समझते हैं कि हाँ सही नहीं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन है। और था डिस्ट्रैक्शन, काफ़ी कम एज थी बच्चे की, 17 एज थी। तो वहाँ पे वो डिस्ट्रैक्टेड ही थी बच्ची। तो खैर मुद्दा ये नहीं है, वो ठीक थी एक अप्रोच की, बट जिस तरह से उसको ट्रीट किया गया वो थोड़ा सा सही नहीं था। तो जब मैंने कहा कि इनके फादर को ले आइए तो उन्होंने कहा नहीं जी, उन्होंने कहा काउंसलिंग वगैरह सब बकवास है, मैं नहीं चलूँगा, जो कुछ करना आप लोग करके खुद कर लो। तो फिर मैंने कहा भाई एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ टाइम के लिए हम मेडिसिन्स का भी इस्तेमाल करेंगे, जब थोड़े काम डाउन हो जाएंगे उसके बाद आगे काउंसलिंग, क्योंकि हमें रेडीनेस ऑफ माइंड चाहिए होता है। काफ़ी सारे सिम्टम्स थे, स्लीप डिस्टर्बेंस थी, लैक ऑफ एपेटाइट था। तो ऐसे केस में हम पहले काम डाउन करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मेडिसिन तो हम किसी भी हाल में नहीं देंगे, हम फैमिली सेशन के लिए नहीं आएंगे, हम मेडिसिन नहीं देंगे, हम अपने परिवार में किसी को भी नहीं बताएंगे, और हम आज के बाद खुद भी नहीं आएंगे। जो कुछ करना है आपको खुद ही करना है, आज ही करना है। अच्छा, आज ही करना है और आपको ही करना है, क्योंकि नहीं तो फिर आप साइकोलॉजिस्ट किस बात के। अच्छा, तो इससे ज़्यादा वियर्ड केस मतलब ऐसे हो नहीं सकता, पर हमारे पास फिर भी अलग अलग तरीके के ये केसेस, जो आपने कहा था कि वियर्ड बताइए, तो मैं वो बता रही हूँ, इस तरह के आते रहते हैं। तो मैम आपको, मेरा पहला क्वेश्चन था यही कि माइंडसेट पे दूसरे माइंडसेट का असर पड़ता है नहीं पड़ता? क्या, मैं आपसे जानना चाहूँगा, गिवन टेक्निकल फील्ड, आप प्रॉपरली साइकोलॉजी में हैं, तो दिन भर आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं, दिन भर आपके पास ऐसे लोग आते हैं, तो आपकी माइंडसेट पे कैसे आप अपने फटी को कैसे मारते हो फिर आप? क्या मेरे इतना भर गया, तुम इतने बताते जा रहे हो उनको कैसे रिलैक्स करते हो आप? वो एम्पैथी होती है, काउंटर ट्रांसफरेंस एक टेक्निक होती है, जहाँ पर अगर हम इमोशनल होके उनके साथ रोने लग जाएं, या फिर उनके पेन को महसूस करना एक चीज़ है और उनके पेन पर गुस्सा करना दूसरी चीज़ है। तो उनके पेन को महसूस करके हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाते हैं कि ये प्रॉब्लम है और हमने इसे अपने मन से समझा है। तो अभी इस पे स्ट्रैटेजी उसी टाइम हमारी प्रोसेस होनी शुरू हो जाती है कि क्या लगाएंगे। नहीं, मुझे करेक्ट करना है, मैंने कहीं पढ़ा था, दिस 2 थिंग्स जो आपने बात बोली, दिस टू थिंग्स, फर्स्ट इज सिंपैथी, सेकंड इज सिंपैथी। एम्पैथी इज व्हाट यू आर सीइंग कि उसको दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है, वी विल कहते फील, हम करेंगे, उसको सोल्यूशन दे देंगे। सिंपैथी इज लाइक अरे हाय दर्द हो रहा है, उसको परेशानी हो रही है, तो हम भी उसको फील कर रहे हैं। तो एम्पैथी इज बेटर। What do you think? Sometimes sympathy is better, sometimes empathy is better, but जो इसमें हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही इमोशंस और अंडरस्टैंडिंग के जो फैक्टर्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो हैं। लेकिन एम्पैथी को अगर आप समझें तो किसी दूसरे के मन मस्तिष्क के लेवल पर जाकर उसके दर्द को समझना, उसकी भावनाओं को समझना और उसमें सॉल्यूशन निकाल के देना, उसमें एक इंसाइट क्रिएट करना, ताकि वो पर्सन अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर सके और आप सिर्फ एक गाइड बने। सिंपैथी होती है कि हम उनको सिंपैथाइज करते हैं कि हाँ ये आपके साथ हुआ, बहुत बुरा हुआ, बट एक लेवल के बाद वो बंद होनी चाहिए, नहीं तो हम उनको बेचारा बना देंगे। और बेचारा वर्ड किसी को भी कमज़ोर बना देता है। Exactly. उसमें हीन भावना ला देता है, उसके एटीट्यूड को इतना बदल देता है कि वो अपने आप को बेचारा ही समझने लग जाता है। और जिस इंसाइट की मैं बात कर रही हूँ, वो इंसाइट और फॉरसाइटेडनेस उसकी कभी भी नहीं आएगी। और ऐसा पर्सन फिर समाज में
फोर धीरे साइडेडनेस धीरे को धीरे धीरे करके एक विक्टिम कार्ड भी प्ले कर सकता है कि मैं बेचारा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सीधा साधा भोला भाला, ये वाला माइंडसेट। अच्छा, आई थिंक दिस वन मैं ऑलरेडी मेरा ये आंसर मुझे मिल गया। फोर साइडेडनेस मीन्स मतलब आगे की चीजें जो उसको अच्छी करनी है। अभी जो उसके साथ सपोज कोई भी ग्रीफ या कोई भी ट्रेजेडी हुई है और उस टाइम आप उनको सिंपैथाइज कर रहे हो कि बेचारे के साथ ये हो गया, तो वो क्या सोचेगा कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम यही सॉल्व कर दे। उस टाइम चाहे उसने नहीं भी सोचा हो, आपने अपने आप जाके हेल्प ऑफर की है, बट धीरे धीरे उसकी एक हैबिट, एक पैटर्न बन जाएगा कि अगर मैं इस तरह से रिएक्ट करूँगा सबमिसिवली और बेचारा अपने आप को प्रेजेंट करूँगा, तो एक लोगों की अटेंशन मिलेगी, दूसरा मेरी प्रॉब्लम और ही लोग सॉल्व कर देंगे। तो धीरे धीरे उसका ऐसे चलेगा। और वही अब जो यूज कर उसकी जाएगा अपनी वो। इनर एबिलिटीज हाँ। थी, जो उसकी इनसाइट, एक अंतर्दृष्टि और एक दूरदृष्टि, तो दूरदृष्टि में एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं देख पा रही हूँ कि वो अपनी सारी एबिलिटीज को उसने एक बंडल बना के अंदर ही रख दिया है। अच्छा। और जितनी उसकी इनसाइट थी वो इसी चीज़ पे चली कि औरों की अटेंशन को कैसे ग्रैब कर लिया जाए, और अगर हम इसको दूसरी भाषा में यूज़ करें तो एडवांटेज कैसे ले लिया जाए, फ़ायदा कैसे उठाया जाए। इस तरह के आपको इस माइंड सेट के बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ओके। पीपल प्लीजर जो लोग होते हैं उनके साथ अक्सर इस तरह का व्यवहार देखा जाता है, क्योंकि पीपल प्लीजर अपने आप को रोक नहीं पाते। तो पीपल प्लीजिंग एक बहुत अच्छा ट्रेट है, लेकिन वो लोग ना नहीं कह पाते और सामने वाला ये समझ जाता है कि ये ना नहीं कहेंगे, तो वो हर काम उन्हीं को ऑफर कर देते हैं, आप ही कर दो, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, डोरमेट बन जाते हैं लोग। तो बाद में उन्हें लगता है कि नहीं, इन्होंने हमारा फायदा उठाया, बल्कि आपने बट ये उठाने दिया। वाइस वर्सा है। हाँ, क्योंकि उन्होंने उठाया, दूसरे ने उठाने दिया। हम इसके साथ एक टॉपिक अभी आता है जब हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो कि नॉर्मल लोग बोलते हैं साफ सफाई की बीमारी है। तो मतलब साफ सफाई करना, यहाँ गंदा है, यहाँ पर एक दाना लगा, यहाँ पर साफ कर दिया, वहाँ गंदा कर साफ कर दिया। तो ये बीमारी है भी है नहीं, और सेकंड क्या इससे आपके रिलेशन पर असर पड़ते हैं, ये मेरे क्वेश्चन है। OCD के बारे में बताइए। OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जिसमें OCD ऑब्सेशन, वहम, कंपल्सन, हम अपने किसी थॉट को के लिए कंपल्सरी बाध्य हो जाते हैं उसे करने के लिए। मान लीजिए मुझे अभी ये लग रहा है कि ये सब चीज़ें सही नहीं रखी हुई हैं, इसको हमें यहाँ रखना चाहिए, तो ये एक OCD है कि अब ये सही लग रहा है, सिमेट्री कि ये एक लाइन में है, बिल्कुल। जैसे कि मतलब ये रखा हुआ है, अगर टेढ़ा रखा हुआ है ये, तो इसको हमने इधर कर दिया सिमेट्री लाइन में। ये सिमेट्री में अगर यहाँ 2-4 सामान पड़े हैं तो जिसको भी ये होगा तो उसका ध्यान उसी पे रहेगा, उसका इस पे जाएगा नहीं कि बाकी सब ठीक है, सिर्फ उस पे रहेगा, वो गड़बड़ है वो उसे ही सीधा करेगा, जैसे भी उसको देखना है। इसका कोई स्टैंडर्ड पैटर्न उसका और बाकी जो हम बोलते हैं जिनको OCD नहीं है, नॉन OCD पर्सन, उनका बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। तो ये सिमेट्री का है। ऐसे ही चेकिंग का है, किसी ने लॉक लगाया, उसको 3 बार से ज़्यादा अगर वो खींच के मुड़ के चेक करता है तो वो OCD में काउंट हो जाएगा। लेकिन इसका एक DSM स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर में एक क्लासिफिकेशन है कि मोर देन 3 months ये रिपीटेड बिहेवियर होना चाहिए। एंड अनदर कंडीशन इज़ कि इससे उसकी फंक्शनल लाइफ रुकनी चाहिए, डिस्टर्ब होनी चाहिए। अगर वो फंक्शनल लाइफ चल रही है, मतलब ये बता रहे हो, साथ में ये हैबिट भी चल रही है, तो फिर हम उसको बीमारी में काउंट नहीं करेंगे, एक हैबिट तक रखेंगे। क्योंकि जहाँ फंक्शनैलिटी रुक जाती है, फंक्शनैलिटी में 3-4 डोमेन आते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल, कि वो अपने काम पर जाना छोड़ देता है क्योंकि वो लॉक ही चेक करे जा रहा है वहाँ खड़े कभी फिर गाड़ी बंद कर दी तो उसका लॉक चेक कर रहा है, घर में एक लॉक लगाया, चेक किया, 15 मिनट तक गाड़ी में गया, उसका लॉक फिर वहाँ चेक किया, फिर आया, फिर गया। तो ऐसे करके लोग अपना बहुत टाइम इन्हीं में वेस्ट कर देते हैं। तो वहाँ लेट हो गए, डांट पड़ी। तो आपने पूछा ना कि लाइफ पे क्या असर पड़ता है, तो फंक्शनल लाइफ पे असर पड़ा, बॉस की डांट पड़ी, अपना बिजनेस है तो वहाँ पर काफ़ी कुछ मिस कर देगा, फिर वहाँ पर भी उसका वो बिहेवियर और चलता रहेगा अपने ऑफिस में, वर्क प्लेस पे। ऐसे ही अगर हम रिश्तों में इसकी बात करें तो जो फैमिली है, अब वेट करते रहेंगे ना पार्टनर एक दूसरे का कि एक इन्वॉल्व है इन्हीं चीज़ों में और दूसरा उसको बार बार कह रहा है इतना करना सही नहीं है, तो क्या होगा, आर्ग्यूमेंट।
आर्गुमेंट में लॉजिक्स देगा वो, क्योंकि ज़्यादातर ओसीडी पेशेंट तर्क वितर्क करते हैं, लॉजिक्स देते हैं कि नहीं लॉजिकली ये सही है, अगर मैंने ये नहीं चेक किया, इनसिक्योरिटी अंदर रहती है ना, तो अगर मैंने नहीं चेक किया तो चोरी हो जाएगी या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसमें क्या गलत है अगर मैंने ये कर दिया। तो मैम तो इस तरह से आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते हैं, धीरे धीरे साथ रहने वाले परेशान होने अलग हो लग जाते हैं। परेशान हो जाते हैं इस हद तक कि या तो साथ रहो तो ढंग से रहो, नहीं तो डाइवोर्स तक भी पहुंच जाते हैं। आई थिंक ये भी ये एक हाँ। वजह है, वो ओसीडी भी एक वजह है, डाइवोर्स की वजह हो जाती हो सकती है ऐसे, किसी रिसर्च की मैं बात नहीं करूंगी यहाँ, बट ऐसा हो सकता है। और बच्चे जो उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हो सकता है वो भी लर्निंग बाय इमिटेशन, जब हम अपने बड़ों को देख के एनवायरनमेंट में या किसी को ऐसा कुछ करते हुए देखते हैं, तो 3 साल के बच्चे का ब्रेन डेवलप हो जाता है, तो जब वो अपने एनवायरनमेंट में देखेगा कि जो फैमिली में बड़े हैं वो बार बार हाथ धो रहे हैं, या हाथों को एक मेडिकल तरीके से धोना जिसको बोलते हैं हम, वैसे धो रहे हैं, या लोग चेक कर रहे हैं, या जितनी भी सफाई की कंटेमिनेशन के ओसीडी हैं उनको कर रहे हैं, कंपल्सन्स कर रहे हैं, तो उन्हें लगेगा यही सामान्य व्यवहार होता है और हमें भी ऐसे ही करना है, से वो कॉपी करेंगे। तो एक तो वो ऐसे कॉपी करेंगे, और दूसरा जिसको ओसीडी होगा वो उनसे ज़बरदस्ती करवाएंगे भी। अब मान लीजिए कि किसी को सफाई का ओसीडी है, तो वो हैंड वॉश करने के बाद एक बूंद भी अगर गिर गई आसपास कहीं फर्श पे, तो वो बच्चे को कहेंगे इसे साफ करो, या फिर इसे गिरने नहीं देना है, या डोरमैट पे भी पैर पहुंच के आना जाना है, तो वो बच्चा क्या सोचेगा कि मुझे ये सफाई करनी पड़ेगी, इससे बेटर है मैं पानी ही ना गिरने दूँ, तो वो एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाएगा और अंदर से इनसिक्योर भी हो जाएगा। लेटर स्टेजेस पे जाके अब मान लीजिए वो बच्चा 3 या 4 साल का था, तो उसमें स्ट्रिक्टनेस और ओसीडी ऑफ क्लीनलीनेस, तो उसके अंदर तो पैटर्न बन गया। अब आगे चल के अगर कुछ भी गलती उससे हो गई, पहली बात तो वो अपना बहुत ज़्यादा फोकस रखेगा इस बात पे कि उससे कोई गलती ना हो जाए कहीं, मतलब सिक्योर करे, अपनी एनर्जी सिक्योर करेगा, सिक्योर। और दूसरा ये कि अगर हो भी गई तो उसमें एक गिल्ट पैदा होगा ज़बरदस्त, जो उसको और इनसिक्योर करेगा कि मुझसे ये गलती हो गई, फिर वो और कंपल्सन करेगा। ये कंपल्सन इस तरह के जो गिल्ट से होते हैं, स्क्रूपुलोसिटी धार्मिक वाला, वो धर्म में चले जाते हैं, घंटों पूजा करना, और किसी उनके अलग अलग हाँ, क्या आपने ऐसे लोग देखे हैं? हाँ। अगर देखे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने जो धार्मिक में चले गए, एक्स्ट्रा चले गए, हाथ धो रहे हैं, पानी गिर रहा है तो वो उसमें कर रहे हैं, बिकॉज आई बिलीव आपके आसपास ऐसे लोग होंगे और आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। हम क्योंकि इसकी बारे में, क्योर के बारे में बातें करेंगे, हम बात कर रहे हैं कि क्यों होता है, कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम इसमें बिफोर टाइम मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे ये तो आपने सामान का बता दी, सामान का हो गया, पानी का हो गया, इतनी साइकोलॉजिकल कि माइंड के पैटर्न भी ऐसे रहने चाहिए, माइंड में ये रखना चाहिए, वो आना चाहिए, मेरे विचार क्यों आ रहे हैं, ये आना चाहिए, ऐसा होता है? ऐसा होता है, नंबर्स का ओसीडी होता है कुछ लोगों को। प्लीज एक्सप्लेन। कुछ लोगों को नंबर्स का ओसीडी होता है। मेरे पास एक महिला आई थी, तो वो नंबर काउंट करती रहती थी। अच्छा, मतलब तो कैसे? हाँ, वो कहते, जैसे मैंने भी पूछा ऐसे ही, कैसे आप कैसे करते हो, आपका पैटर्न क्या है, क्योंकि हमें भी पैटर्न जानना होता। तो उन्होंने बोला जैसे मैं चाय बनाने जा रही हूँ, तो मैंने पतीले को ऐसे उठाया, तो अब मैं उसको उठाऊंगी, तो मैंने उसे गैस पे रखा, तो मैंने उसे 9 बार, उनका नंबर 9 था। अच्छा। तो मैंने उसको 9 टाइम इस पे रखा। फिर मैंने लाइटर लिया तो उसको भी 9 टाइम तक किया। तो फिर मैंने पूछा कि चाय पत्ती भी 9 टाइम तो ज़्यादा नहीं हो जाएगी उसमें? एक की बजाय अगर 9 चम्मच चीनी डालेंगे तो नहीं, फिर मैं उसको हाथ में लेके 9 टाइम। तो मैंने कहा फिर चाय क्या 9 घंटे में बन के आएगी? तो फिर वो हंसने लगी, तो कहती हाँ मैम ऐसे ही है, और अब घर वालों ने मेरे से चाय बनाना बंद करवा दिया है। ऐसे धीरे धीरे बस वो फिर वो नंबर ही गिनती रहती हैं। वो फिर उन्होंने बताया कि जब मैंने आपका नंबर डायल किया, तो मैंने 9 बार उसको आपको किया, कॉल किया, फिर मैंने काटा, फिर किया, ऐसे करके। तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था उनका। तो इस तरह से नंबर का ओसीडी हो जाता है। कुछ लोगों को ओसीडी में इमेजेस दिखने शुरू हो जाती हैं। तो काफ़ी टाइप के ओसीडीज हैं। आई थिंक मतलब आप जो कहना चाह रहे हो कि किसी भी चीज़ को पकड़ लिया, उसको ही ऑब्सेसिव हो गए, उसे कंपल्शन करने लग जाएंगे। इसको सही तरीके से हम ऐसे समझेंगे कि एक एक्सेसिव फियर
जो जनरेट करता है एक इनसिक्योरिटी को, असुरक्षा की भावना को, कि कुछ गलत ना हो जाए, और इंसान सब कॉन्शियसली उसको अपने ऊपर हावी होने देता है, और गलत होने के डर से वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना शुरू कर देता है वहाँ भी जहाँ वास्तव में कोई डर था ही नहीं। तो उसको एक परसेप्चुअल फॉल्ट भी हो गया। तो वो डर से पहले आप एग्जाम्पल चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल एग्जांपल दीजिए, मैं बिल्कुल चाहता हूँ। तो इसमें एग्जाम्पल इस तरह के रहते हैं, जैसे अभी पैंडेमिक में हमने देखा कि कोरोना जिन जिन लोगों को हुआ उन्होंने काफ़ी सफ़र किया। वेंटिलेटर वाले पेशेंट काफ़ी वापस ही नहीं आए, बिल्कुल। और जो वापस आए उनको तो इस हद तक डर बैठ गया कि मुझे दोबारा उस कंडीशन में जाना ही नहीं है। तो अब वो अपनी बीमारियों को लेकर ना ओवरली कॉन्शियस हो गई। अब उन्हें अगर कहीं पर छोटा सा पिंपल, फोड़ा, फुंसी भी हो जाता है तो वो उसे ट्यूमर की तरह देखने लग जाते हैं। उन्हें लगता है ये ट्यूमर हो गया, मुझे बायोप्सी करा लेनी चाहिए और मुझे एक सैंपल भेज देना चाहिए। और डेली कुछ तो ऐसे लोग भी आए मेरे पास जो डेली अपने ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, और उनके इतने सारे प्रिक्स बहुत सारे, तो यहाँ से सारा डेली, एकदम डेली TLC DLC जो हम इतना ऐसे नहीं करते, वो सारे ब्लड टेस्ट वो डेली कराते हैं। तो उसको पहले बोलते थे हाइपोकॉन्ड्रिया, और अभी नाउअडेज हेल्थ एंजाइटी बोलते हैं। तो ये भी OCD है, पार्ट है ये भी। हाँ, ये OCD है। बहुत टाइप का OCD होता है। कुछ लड़कियां आपने देखी होंगी ऐसे ऐसे करते हुए बालों को, वो भी OCD है। हाँ, ट्रिकोटिलोमैनिया, उनका भी एक। क्या बोले? ट्रिकोटिलोमैनिया? ट्रिकोटिलोमैनिया बोलना नहीं आ रहा मुझसे मगर ट्रिकोटिलोमैनिया बोलते हैं उसको। तो ये एक ऐसा है कि चलो किसी की फंक्शनल लाइफ में ऐसा नहीं है कि वो पूरा दिन बैठ के ऐसे ही कर रही है और कोई काम नहीं कर रही हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा नोटिस नहीं किया जैसे जाता है। मैं अगर मैं पढ़ रहा होता हूँ जब मैं, तो कभी मेरे हाथ यहाँ चले जाता है, कभी यहाँ, तो वो भी OCD में है क्या? नहीं, OCD हम तब बोलेंगे जब फंक्शनल लाइफ रुक जाएगी, अदरवाइज हम इसको हैबिट बोलेंगे। बट मैं एक सिम्टम की बात कर रही थी कि हम उसको पहचाने कैसे। तो ज़्यादा जो इसी तरह से लगे रहते हैं, कुछ खींचते रहते हैं बालों को, ख़ास तौर पर वो कुछ आपने देखा होगा अपनी स्किन को, या ये स्किन को स्किन पिकिंग, नेल बाइटिंग, कुछ फेस पे भी करते रहते हैं, कुछ करते हैं, स्किन पिकिंग, एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर, ये सारे OCD के टाइप्स हैं। मतलब OCD से आपकी फंक्शनल लाइफ रुक जाएगी, दैट इज सब मेजर कॉज, तब डिसऑर्डर में आ जाएगा वो। फंक्शनल लाइफ रुक जाएगी, आपकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। ये लोग अपने ही रिचुअल्स में, अपने कंपल्जन्स में उलझे रहते हैं। जैसे जिसको हाथ धोने का, तो वो सारा दिन हाथ ही धोते रहेंगे, तो वो इस डर के मारे ना कहीं भी जाएंगे नहीं, ना सोशल इवेंट्स में जाएंगे, ना लोगों से मिलेंगे। अगर कहीं जाएंगे, अगर मान लीजिए आपने बुलाया, तो फिर वो ऐसे बैठेंगे कि कहीं उनके हाथ ना लग जाए। तो अगर लग भी गए तो फिर घर जाके उनको हो सकता है घंटों तक धोएं, जला वाला ले वहाँ, तो वो तो वो बहुत ज़्यादा, उनकी स्किन काफ़ी, जो ऊपरी लेयर एपिडर्मिस, काफ़ी बार पूरी निकली होती है। तो इस तरह का उनका सोशल लाइफ पे ये अफेक्ट पड़ता है। अब आप समझिए कि पर्सनल पे क्या पड़ेगा, लव एंड इंटीमेसी पे क्या पड़ेगा आगे। तो समाज से वो अपना एक एक्सक्लूजन खुद ही करते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं, अपने ही एक घर के अंदर ही सेफ महसूस करते हैं। और लेट्स कम टू द ट्रीटमेंट, क्योर, इस तरफ आते हैं। बिकॉज आई बिलीव अगर हम OCD पे बात करने जाएँ तो मुझे लगता है पूरा दिन निकल जाएगा हमारा, और ये वीडियो भी खत्म हो जाएगी और चलता रहे, क्योंकि इतने टॉपिक्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, और वो मल्टीपल कंपल्शन है उसके अंदर। अब ये इसमें क्वेश्चन है कि ये सबको जेनेटिक ही होता है, अचानक हो जाता है, देख के हो जाता है, कैसे होता है, वैसे क्योर क्या है इसका? इज देयर ए क्योर इन साइकोलॉजी? जेनेटिक्स भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है, और एनवायरनमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, और इन दोनों के साथ साथ लाइफ के कुछ ऐसे ट्रॉमाज, कुछ इंसिडेंट, एक्सीडेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। और एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन सब के साथ साथ जो कि ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। कुछ लोगों को पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, OCPD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसको आमतौर पर नहीं देखा जाता, पहचाना जाता, क्योंकि एक व्यक्तित्व विकार, जहाँ व्यक्ति के अंदर इनबोर्न एक ऐसी टेंडेंसी होती है जो इस साइड उसको ले जाती है, जिसको हम भाषा में वहम बोला जाता है। जैसे अगर एग्जांपल, जो एक मूवी थी अपरिचित, हम सबने देखी है, उसके अंदर वो कुछ और बन जाता है, कुछ और बन जाता है, वही है डिसऑर्डर? मैंने नहीं देखी है वो, अच्छा, इसलिए ज़्यादा नहीं बता मैम, मैं इसके पॉडकास्ट पर देखना आप जरूर। तो उसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले का हमें फिर टेस्ट करना पड़ता है। ओके। हम लोगों को हालांकि पता चल जाता है, बट फॉर्मल एक डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि हम बायस नहीं हो सकते, ना ही होना चाहिए।
बाकी सारे फैक्टर्स अदर मेंटल डिसऑर्डर इलनेसेस में भी होते हैं, बट पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ज़्यादातर अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन इस केस में मैं कहूँगी कि ओसीडी जब कभी हो, अगर उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट लेने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो तो पर्सनालिटी टेस्ट। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है इसका? मेडिकेशन, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो उसमें हम देते हैं एंग्जियोलिटिक SSRI, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है, जो कि एडिक्टिव नहीं बनते हैं उससे। लोगों का यही सवाल रहता है कि एडिक्शन हो जाएगा, लेकिन एडिक्शन नहीं होता। ओके। दूसरा, साथ साथ उनकी साइकोथेरेपी चलती है जिसमें काउंसलिंग है, और उसके अंदर फैमिली काउंसलिंग उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी पेशेंट की। अब मान लीजिए कि मुझे OCD है और मैं अपनी थेरेपी करा रही हूँ। अब मैंने तो समझ लिया कि मुझे अपना पैटर्न ऐसे ऐसे चेंज करना है, तो जिस एनवायरनमेंट में, जिस फैमिली के साथ मैं रह रही हूँ, उनका तो मेरे प्रति अभी भी वही एटीट्यूड रहेगा ना, वही नज़रिए से वो मुझे देखेंगे कि से वहम है, या लोग ये भी कह देते हैं पागल हो गई है, सारा दिन यही सब कुछ करती रहती है। तो काउंसलिंग इसमें हेल्प करती है। साइको एजुकेशन हम उसको बोलते हैं कि ये एक बीमारी है, और इस बीमारी से निपटने के लिए आपको एक कलेक्टिव एफर्ट करना है। एक इंटीग्रेशन में ट्रीटमेंट लेके जाना है, जहाँ पे फैमिली सपोर्ट, इंडिविजुअल की अपनी एक सेल्फ एफर्ट, मेडिकेशन और एनवायरनमेंट चेंज। तो काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको फैमिली कंट्रोल करती है, जिसको हम ट्रिगर्स बोलते हैं। अब अगर हमने एक पर्सन की काउंसलिंग करी तो फैमिली ट्रिगर्स को नहीं रिमूव कर पाएगी। एग्जैक्टली, मतलब फैमिली ये ट्रिगर्स, मतलब जैसे उनकी कस्टमाइजेशन कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, आ कैसे रहा है, मिल कैसे रहा है। तो यहाँ पे जो चलता है CBT, चेंज द वे यू थिंक बिफोर टुडे। हमारे पास आने से पहले वो सोचते थे कि हमें नहीं पता इसे क्या हो गया, वहम, और वहम का कोई इलाज नहीं होता, तो हम उन्हें बताते वहम है, बट वहम का इलाज होता है। ये भी लाइन, आई वांट दिस टू पर्टिकुलर लाइन शुड बी ऑन अटेंशन कि वहम का इलाज होता है। मैम करती हैं, आई इनके पास चैतन्य सेंटर फॉर काउंसलिंग है, वहम का इंतजाम पूरा हो जाएगा। अगर वहम में मैम के पास आइए, सब इंतजाम हो जाएगा। प्लीज कंटिन्यू। तो OCD ट्रीटेबल कंडीशन, राइट? आपकी खुद की थेरेपी होगी, प्लस आपके पूरे परिवार की भी होगी, बिकॉज दे आर इमर्ज विथ यू, आपके साथ रहते हैं, आपके साथ घुलते मिलते हैं, उनके साथ होगी, तभी आप बेटर ट्रीटमेंट ले पाओगे और OCD ठीक हो सकती है। OCD ठीक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोमोर्बिड डिजीज़ अगर ऐसी हैं कि जिनमें न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस कई बार हो जाती हैं, कई बार फिजियोलॉजिकल इलनेसेस हैं, ये भी डिपेंड करता है, तो साथ ही साथ हम उनका भी करते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है जहाँ पर फैमिली एनवायरनमेंट में हम मॉडिफिकेशन नहीं कर पाते, या बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, तो उनमें रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के अंतर्गत भी किया जा सकता है, जहाँ साइकाइट्रिक रिहैब में पेशेंट को 3 महीने मिनिमम, और एज पर रिक्वायरमेंट जितना भी लगे, तो वहाँ पर भी मेडिकेशन, योगा, माइंडफुलनेस, इन सभी थेरेपीज़ के ज़रिए उनको ठीक किया जाता है। एज आई एम योगा माइंडसेट कोच, आई एम इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, तो योग से आपको क्या लगता है, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इसी इन पेशेंट के लिए, आफ्टर आपकी थेरेपी के बाद, क्योंकि वो देनी पड़ेगी, उनको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। हाउ योगा हेल्प्स? योगा जो है उनकी हेल्प करेगा कंसंट्रेशन में, क्योंकि यहाँ पर उनका जो माइंड है ना, वो एक चीज़ पे पूरी तरह से फोकस्ड है, फियर पे। और उनको ये पता नहीं है कि इनका ये फियर है तार्किक, रैशनल है। जब हम माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन टेक्निक लगाते हैं, जिसमें ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आती है, PMR आता है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। ये क्या PMR क्या होता है? मैंने प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, जहाँ पर OCD का पेशेंट दिन भर भाग कर, एक मेंटल फटीग उसको होती है, एक फिजिकल फटीग। और मान लीजिए सफाई वाला है जिनको कंटेमिनेशन का है, तो उनको क्लीनलीनेस का है, तो उनको क्या रहेगा, पूरा दिन सफाइयों में वो थकेंगे ना, वो बैठ नहीं सकेंगे, फटीग हो जाएगा। हाँ, कभी वो बैठे, उन्हें लग रहा है यहाँ पर एक जाला लगा है, उनका ध्यान पूरी दीवार पे सिर्फ वहीं पे जाके रुकेगा, इसको शायद ये भी कह सकते हैं, तो जाके वो उसे हटाने लग जाते हैं, तो वो बैठ नहीं सकते हैं, रेस्टलेसनेस। तो ऐसे में हम उन्हें सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बैठना, रिलैक्स करना फिजियोलॉजिकली, देन साइकोलॉजिकली मेडिटेट कराना। यहाँ मेडिटेशन का मतलब स्पिरिचुअल मेडिटेशन से नहीं है, ब्रीदिंग फोकस्ड प्राणायाम से है। योग निद्रा भी काम आता है इसमें? योग निद्रा, हाँ। तो आगे नेक्स्ट स्टेप पे जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट, उनका इंटरेस्ट उसमें आता है, क्योंकि बहुत लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता, उन्हें लगता है योगा और ये सब तो आध्यात्मिक चीज़ें हैं और इससे क्या, हाँ, इससे क्या इलाज होगा। ये डिपेंड करता है, एज भी होती है कि कुछ यंग एज वाले प्रेफर करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं।
तो वो देखना पड़ता है, हम पूरा उनके जो चॉइसेस हैं उस डोमेन में जाके, यही हमारे लिए चैलेंज होता है कि उनके लिए हम पहले उनके जोन में जाते हैं, फिर उनको मेन ट्रीटमेंट में लेके जाते मैम कहना चाह रही हैं कि उनकी इनसिक्योरिटी के अंदर जाते हैं पहले हैं। और बैठते हैं, उनको मापते हैं कौन कौन सी इनसिक्योरिटी, उसको ठीक करते हैं, पकड़ते हैं, फिर उसको पैटर्न देते हैं, फिर ठीक बनाते हैं उनको। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। मैम इसके साथ मैं, जिसे हमने बात की, ड्यू टू टाइट टाइम, ड्यू टू पॉडकास्ट टाइम, मिनिमल टाइम, ये हमारे ओसीडी डिसऑर्डर्स हो गए, ये इससे हमारे हमारे हमारी सोसाइटी को बड़ा हार्म पहुंच रहा है। और सोसाइटी को हार्म पहुंचने के बाद सोसाइटी को पता भी नहीं है कि इसका इलाज हो सकता है, बिकॉज पीपल आर थिंकिंग कि वहम का इलाज नहीं है वहम का क्या इलाज सकता है, अगर तू साफ कर रहा है तो तेरे का इलाज थोड़ी ना होगा। बट देयर इज अ ट्रीटमेंट, इट इज़ वेरी क्यूरेबल। आप आइए, इम्प्रूव कीजिए, मैम के पास आइए, बिल्कुल वहम का इलाज करेंगे। लास्ट मैं शुरुआत में बात हो रही थी मेरी कि आपने एक माइंडसेट की बात की थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पूरा पढ़ाओ, ये एक लाइन आपने दी थी। ये अलग मुद्दा है मैम, क्या होता है मुझे बताइएगा, थोड़ा इस पर विस्तार कीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक ऐसा स्लोगन है जो हम काफ़ी सुनते हैं। वैसे तो ये एक इनिशिएटिव था ऐसी स्टेट्स के लिए इंडिया में जहाँ पर बेटियों को, जैसे होता है ना एक जेंडर आइडेंटिटी के उसमें, तो उन्हें पैदा होने से पहले ही रोकना चाहते थे लोग, तो उसके लिए एक इनिशिएटिव था। लेकिन अब जो अगर हम इसका साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो चीज़ तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई, पर दूसरी जो मुझे लगा, मैंने महसूस की, काफ़ी लेडीज़ में मैंने देखा, और ख़ास तौर पर ओसीडी के पेशेंट्स में ही ऐसे थे। एक महिला मेरे पास आई थी जो बार बार हाथ धोती थी, तो मैंने पूछा कि भाई बार बार हाथ धोते हो, मन में कुछ ऐसा है क्या जो इनकम्प्लीट रह गया हो? तो उन्होंने बताया कि मैं शादी के बाद जॉब करना चाहती थी। तो उससे लिंक हो रहा है ये? हाँ, उससे लिंक हो रहा है। तो मैं शादी के बाद जॉब करना चाहती थी, मेरे भी अपने सपने थे, मैंने भी सोचा था कि एक ही ज़िंदगी है, मैं इसमें टीचर बनूंगी। तो इतनी बड़ी बात नहीं थी टीचर बनना, वैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का उस टाइम में, वो मिलेनियल जनरेशन की महिला थी, उस टाइम में इतना मुश्किल नहीं था। तो उन्होंने बताया कि हमारे टाइम में तो अगर कोई 12वीं भी पास कर ले तो भी ठीक ठाक स्कोप था, लेकिन मेरी शादी हो गई और उन्होंने आगे पहले कहा कि हम पढ़ने देंगे और बाद में नहीं पढ़ाया, ससुराल पक्ष की बात, तो उन्होंने पूरा पढ़ने तो कहा। वो बात कर रही थी। तो ऐसे मैंने काफ़ी केसेस देखे, और आपको भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे उस साइड तो आप देखेंगे कि कई स्टेट्स में होता है ऐसा कि जब लड़की 22-23 साल की हो जाती है तो आस पड़ोस के लोग भी कहने लग जाते हैं कि शादी लायक हो गई, आप शादी कर दो। तो सोशल प्रेशर एक फैक्टर। दूसरा, कहीं ना कहीं उस लड़की का माइंडसेट भी मैंने देखा कुछ का कि हाँ, उनके मन में भी ये होता है हमें तो जाना ही है दूसरे घर, तो पढ़ लें जब तक जितना। तो उसमें आपको अलग अलग मिलेंगे, वेरिएशन हर जगह मिलते हैं। तो कुछ होते हैं कि जितना कम समय मेरे पास है उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा ले लूँ, तो वो क्या हो जाएंगे, ओवर एम्बिशियस, तो वो एक अदर ऑब्सेशन हो गया। अच्छा, कुछ को ये है कि जब जाना ही है तो क्या ही है, पढ़ के कुछ मत पढ़ो, आगे भी कोई क्या पता कुछ पढ़ाएगा नहीं, तो फिर वो केयरलेस हो जाती हैं। तो उनकी लाइफ का अपना एक चलता एक्सट्रीम, मतलब एक तो ओवर है, एक तो केयरलेस। बाइपोलर। दूसरा फिर ये हो गया कि जो लड़कियां पढ़ना चाहती थी बट एक अच्छा रिश्ता, एक बहुत ऐसा कॉमन वर्ड सुनने को मिलता है कि लड़की ने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन कर ली, ठीक है इतना पढ़ना, और अगर एक अच्छा रिश्ता मिल गया तो हम शादी कर देंगे, आगे वो पढ़ा लेंगे। तो इसमें ऐसा कोई बुराई नहीं है, ना ही हम किसी पे ये सवाल उठा रहे हैं, सबकी अपनी स्थिति होती है, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन जिसके साथ वो हो रहा है, जिन महिला की मैं बात कर रही हूँ, तो उनके साथ एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ कि अच्छा लड़का मिल गया, उन्होंने कहा आगे पढ़ा लेंगे, और फिर उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं पढ़ाएंगे, अगर पढ़ना ही था तो अपने घर ही पढ़ना था। अच्छा, हमें घर का काम संभालना और ये सब जिम्मेदारियाँ ये देखो। तो उन्होंने उस टाइम, क्या होता है नई नई शादी में लड़कियां कॉम्प्रोमाइज करती हैं, आजकल काफ़ी डिफरेंस आ गया है, लेकिन उस टाइम था। तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया अपनी इच्छाओं के साथ, अपने सपनों के साथ, करते 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 देखा बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों के सपने भी पूरे हो रहे हैं, बच्चे भी फिर अपनी पढ़ाई करके बाहर चले गए, तो वो अकेली ही रह गई। और अब उन्हें लगा कि मैंने अपने जीवन में क्या किया। तो उन्होंने फिर हाथ धोना, फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेशन में, एंगर में हाथ धोना कि अपने ऊपर जो गिल्ट आया, उनको लगा मैंने अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया। लेकिन वो एक माइंड सेट का शिकार थी।
क्योंकि उन्होंने हर उस परिस्थिति के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जिसमें हम मानते हैं कि एक हर इंसान को करना चाहिए, इंसानियत के नाते अपनों के साथ, परिवार के साथ, सामाजिक तौर पर भी एक बैलेंस करना पड़ता है। बट अल्टीमेटली जो उनकी अपनी इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हुई। तो ओसीडी के साथ इसका जो माइंड सेट का जो रिलेशन है वो इस तरह से उनके केस में था। ऐसे बहुत सारे केसेस में आप देख सकते हैं, क्योंकि हम अलग अलग एंगल से जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो सबके रीजंस अलग अलग मिलते हैं। मतलब इस कारण उनकी इनसिक्योरिटी इस कदर बढ़ गई कि वो ओसीडी में कन्वर्ट हो गई। क्योंकि आज वो कुछ नहीं कर सकती थी उसका। हालांकि वो दूसरी दिशा में सोचे तो जो प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं, उन्हें टीचर बनना था, तो आज वो अगर उस दिशा में सोचती तो आज और भी स्कोप उनका मिल जाता, बट उस साइड जाएगा ही नहीं ना ध्यान। क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा अपने उन्हीं थॉट्स में फंसता है जहाँ से उसको लगता है कि वो इनसिक्योरिटी होनी शुरू हो गई है, फियर, तो उसको अतार्किक बना लेता है। तो फिर एक रिएक्शन आता है जिसपे हमें अपना टाइम सेट करना होता है कि ये डर था, ये गिल्ट था, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन रहें, 3 दिन रहें, उसके बाद इसे छोड़ते हैं और फोरसाइटेडनेस लेके आते कि अब क्या किया जा सकता है। अब समाज फिर इन लोगों को एक बोलते हैं ना कि ये पागल हो गई, सटक गई, इनके दिमाग हिल गया है, बट दे डोंट नो व्हाट द स्टोरी बिहाइंड देम, कि स्टोरी क्या रही, कि इस इनसिक्योरिटी से वो निकली और उन सिक्योरिटी के बाद उन्होंने सबके सपने पूरे किए, मतलब अपने सपने पूरे नहीं किए। उसके चक्कर में उनका काम खराब हो गया और दूसरों को लगता है कि इनका दिमाग खराब हो गया। उसके ऊपर एक स्टेटमेंट और आती है कि कौन सा अलग किया, सभी तो करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। ग्रैटिट्यूड नहीं होता। तो जहाँ ग्रैटिट्यूड है तो उनको ये होता है कि चलो मैंने जो किया कम से कम किसी के लिए कुछ किया, उसने उसे ऑब्जर्व किया, उसे माना, उसे एक्सेप्ट किया, तो उसको वो सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। लेकिन जहाँ उनको ये सुनने को मिलता क्या हो गया, सबके माँ बाप ऐसे ही तो करते हैं, एज अ मदर अगर आपने ऐसा कर भी दिया तो क्या हो गया, इसमें क्या बड़ी बात है। तो ये चीज़ें इनसिक्योर कर देती हैं एंड दैट क्रिएट डिसऑर्डर बना देती है। इनसिक्योरिटी का पहाड़ इतना भर गया। और अगर इस ओसीडी वाली कंडीशन को या कोमोर्बिड कोई भी है तो ये आगे स्किज़ोफ्रेनिया में कन्वर्ट हो सकती है। प्लीज डिफाइन दैट मैम। अगर अनट्रीटेड छोड़ी जाए इस तरह की कंडीशन, अगर डायग्नोसिस ना बने, जैसे हम तक साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट तक वो लोग नहीं आए, तो घर वाले क्या कहते हैं, इन्हें झाड़ फूक करवा दो, इन्हें वहम हो गया है, और वहम का कोई इलाज नहीं होता। अगेन वही लाइन है। तो ये तो बहुत ही बड़ा माइंडसेट है, वहम का कोई इलाज नहीं होता है। तो क्योंकि वहम को कुछ लोग आजकल बोलने लगे, नहीं वहम का इलाज होता है, हम बोल रहे हैं हाँ वहम का इलाज होता है। लेकिन लोग ऐसे ही बोलते थे वहम का कोई इलाज नहीं होता, और उनको बस यही बात रिपीट करते रहते तो उनका भी माइंड सेट हो जाता, हाँ, और उनको तो लगता है वो बीमार है ही नहीं, तो फिर इलाज की क्या ज़रूरत है। तो वो सब चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं। धीरे धीरे जब कई साल ऐसे ही चले जाते हैं तो लोग उन्हें पागल कहना शुरू कर देते हैं, अपने आप उनसे दूर होना शुरू कर देते हैं, मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं, तो वो स्किज़ोफ्रेनिया में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि कुछ सिम्टम्स उसमें ऐसे होते हैं कि लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, मेरी बुराइयां कर रहे हैं, इल्यूजन, हेलुसिनेशंस जो वास्तव में भी हो रहे होते हैं कि उनकी बातें कर रहे हैं, और फिर उनके दिमाग में भी वो वही चल रहा होता है, तो वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। सी मैम, हाउ वन इनसिक्योरिटी, हाउ एक दबी हुई, डिप्राइव्ड बोलते हैं इसको हम, दबी हुई इच्छा को हमने बहुत दिन दबाया, उससे किस तरह कदर महिला, मेनली इंडियन फीमेल्स उस परेशान हो रही है और उससे अपने मेंटल स्पेस को ख़राब कर रही हैं, और उनका मेंटल स्पेस भी ख़राब हो रहा है, उनके सराउंडिंग भी ख़राब हो रही है। वो आगे आने वाले उनकी जैसे नाती पोते देख रहे होंगे, बोलेंगे तो ये तो ऐसे ही है, हमारी तो दादी ख़राब है, हमारी मम्मी ख़राब है, ये ख़राब है, वो ऐसे बोलते हैं, तो उनकी लाइफ पूरी ख़त्म होगी, 2-3 पीढ़ी खराब हो जाती है। जो आप बात कर रहे थे जेनेटिक्स की, हेरिडिटी की, आनुवांशिकी की, तो कई बार कुछ फैमिलीज़ में ऐसा भी देखा है हमने कि पूरी फैमिली इनसिक्योरिटी का शिकार है, सोशल एंजाइटी पूरी फैमिली में। 4-5 लोगों की एक फैमिली मेरे पास ऐसे आई थी। पहले एक ही लड़की को लेके आए थे, तो जैसे फैमिली सेशन हुआ धीरे धीरे पता चला कि अच्छा फादर, वो हम सब पूछते हैं तो अच्छा मेरे फादर भी ऐसे ही बिहेव करते हैं, मेरी मदर भी, मेरे ब्रदर भी, छोटी बहन भी, तो सबको, तो एक फैमिली सेशन हुआ, पता चला सबको सोशल एंजाइटी है। तो अब आप समझिए कि उनकी जो आगे जनरेशन आएगी तो ऐसी ही होगी। तो एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस, जेनेटिक्स का इन्फ्लुएंस, तो उनको अपना इलाज करना चाहिए, इससे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये सब कंडीशंस क्योरेबल हैं। सोशल एंजाइटी भी
अपने लिए करना चाहिए और जेनेटिक चेन को ब्रेक करने के लिए भी करना एग्जैक्टली, जेनेटिक कोड को क्योंकि ब्रेक करने के हाँ, लिए। जेनेटिक चेन ब्रेक होगी और एनवायरनमेंट का भी ब्रेक मिलेगा, तभी जाके वो क्योर होगी। वाओ। तभी भी एक जनरेशन को तो पार्शियली और फुली अफेक्ट करेगी ही करेगी। जो आई बिलीव हमने इसमें डिस्कशन की चीज़ें की, स्टिल इन दिस पूरी मूवमेंट में है बहुत चीज़ से हम समझी। लास्ट में मैं कंक्लूड भी करूँगा। अब लास्ट चीज़ में जानना चाहता हूँ आपसे कि व्हाट इज़ योर मैसेज टू द सोसाइटी। आपका विजन क्या है अब आगे चल के इस उम्र में हम क्या करने वाली हैं? आपकी सोसाइटी के लिए विजन क्या है? मेरा सोसाइटी के लिए विजन यही है कि ज़िंदगी बहुत उतार चढ़ाव से भरी है और सुख और दुख आते रहते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि इंसान को ऐसा लगे कि मैं बहुत अकेला हूँ और कभी ऐसा लगे कि मुझे कोई मानसिक रोग वाकई में हो गया है। पर याद रखें, मानसिक रोग होना कोई बुरी बात नहीं है। वाओ। और उसे किसी के साथ शेयर करें, उसका इलाज करें और आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। कभी भी आप हमसे आकर संपर्क कर सकते हैं। इसमें कभी आपको ये लगे कि पैसे या फाइनेंसिस बीच में आ रहे हैं तो आके हमें खुल के बताएं, पैसों के लिए इलाज ना छोड़ें। राहुल माइंडसेट में हमने ऑफर दे दिया है तो मैम ने ऑफर दे दिया, बड़ा अच्छा ऑफर दिया है। अगर कोई दिक्कत लगे, फ्री में नहीं आने का, आने के बाद कीजिए, कोई दिक्कत लगे टेंशन नहीं। लेट्स कंक्लूड दिस ऑल थिंग मैम। आई बिलीव बहुत अच्छी वैल्यू निकली और हमने समझा कैसे इनसिक्योरिटी पे काम होता है। हमने बात की अबाउट फीमेल माइंडसेट, हमने बात की कि कैसे ओसीडी काम करता है, हमने बात की कैसे साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग काम आती है। लोग काउंसलिंग समझते नहीं है। कोई चाहता है अपनी बच्चे की, छोटे बच्चे की जो रिलेशनशिप है उसको तोड़वाना थ्रू काउंसलिंग, उसको डिस्ट्रैक्ट हो रखी है, उसे ठीक करवाना। कैसे साइकोलॉजी की काउंसलिंग आपके ओसीडी को भी ठीक कर सकती है। और उसमें जो बड़ी लाइन है कि वहम की कोई इलाज नहीं है, वहम का इलाज जी हाँ है। साइकोलॉजी के पास वहम का इलाज है, आप आएंगे तो ठीक होगी। लास्ट में हमने ये कहा कि कैसे इनसिक्योरिटी का भंडार बन के, पहाड़ बन के आपकी जनरेशन ख़राब कर देता है। अगर आपको इन सब चीज़ों से मेंटेन करना है, ठीक रखना है, तो आपको रेगुलर बेसिस पे अपनी मेंटल हेल्थ को काम रखना पड़ेगा। उसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, अच्छा, बिल्कुल बताइए। अपनी रिजिडिटी को हटाना। कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं कि ये खास तौर पर इंट्रोवर्जन में रहता है। इंट्रोवर्ट्स का एक माइंडसेट होता है कि ये मेरी प्राइवेसी है, मैं किसी को नहीं बताना पसंद करता, तो वो क्या सबमिसिव हो जाते हैं और अपने इमोशंस को अपने अंदर इस हद तक दबा लेते हैं, क्योंकि इमोशन हम सबके अंदर होते हैं। जैसे एंगर को बोलते हैं कि ये खराब इमोशन है या ये पर्सन शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो एंगर को अगर उसने शो कर दिया तो ये उसको वो पेशेंट ही घोषित कर देते हैं। मैं गलत है, समाज में गलत है, वो गलत है। लेकिन एंगर मोटिवेशन भी तो होता है। आप समझिए जरा, अगर एंगर ना हो तो बहुत सारे काम हम नहीं करते हैं, हम आलसी हो जाएंगे। वो गाना ठुकरा के मेरा प्यार बॉडी कैसे बनेगी तो फिर? अपने इमोशंस को, इस हर इमोशन को एक्सप्रेस करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप ओवरली एक्सप्रेस करो, मैं ये भी नहीं कह रही कि हर रैंडम पर्सन के साथ करो, पर कोई ऐसा ढूंढो जो आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हुए आपकी हेल्प करे उसे बाहर आने में, आपको गाइड करे कि ये इमोशन को कैसे आप, इसका जो अगेन इरैशनल पैटर्न है उसको ब्रेक करके रैशनल पे आए। और इसमें रिजिडिटी ऐसा एक वो है, जो लोग रिजिड होते हैं उन्हें लगता है मेरा बिलीफ सिस्टम मैं ही जानता हूँ, वो यूनिक है। हालांकि साइकोलॉजी में हर इंडिविजुअल एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, बट फिर भी जो पैटर्न्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो हम सब में कॉमन भी हैं, कुछ ट्रेट्स कॉमन होते हैं। तो एक रिजिडिटी वाला फैक्टर ऐसा है जो उस पर्सन को किसी भी पर्सन से जुड़ने नहीं देता, किसी और के बिलीफ सिस्टम को वो अपने अंदर एंटर नहीं करने देता और खुद भी किसी दूसरे के बिलीफ सिस्टम में नहीं जा पाता। और यही सबसे ज़्यादा वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं हमें साइकोलॉजिस्ट या हमें किसी ऐसे दोस्त या हमें किसी ऐसे गाइड या मेंटोर की ज़रूरत नहीं है, हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। वो अच्छी बात है, लेकिन नार्सिसिज्म यहीं से पैदा होता है। तो मैम ने कहा ये रिजिडिटी सबसे ज़्यादा ओसीडी पेशेंट में होती है, क्योंकि वो अपना जो प्लेजर वाला पार्ट है ना, एंडोर्फिन्स या जो हमारा डोपामिन रिलीज होता है, वो उसको खुद ही ब्लॉक करके रखते हैं, खुश होने वाले हार्मोन को। और अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं, जिससे कुछ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम GERD और IBS, जिसका इलाज भी नहीं, कॉन्स्टिपेशन, ऐसे लोग ज्यादातर आपको वॉशरूम में आधा घंटा फोन लेकर बैठे मिलेंगे। तो ध्यान दे लें एक बार। कुछ सिम्टम्स हैं जिनको आप
हाईलाइट कर सकते हैं। हाँ, मैम ने पहचान सकते हैं। मैम ने इस बीच में कहा कि ऐसे 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 आदमी को पकड़ें, ऐसे दोस्त को पकड़ें, ऐसे व्यक्ति को पकड़ें जो आपके साइकोलॉजिकल टर्म्स को जानता हो और आपको पहचानता हो, आपके इमोशन जानता हो। मैम से मिलें, मैम के पास आएँ और ऐसे साइकोलॉजी चीज़ों पे मिलें, क्योंकि ये चीज़ें आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, आपकी इनसिक्योरिटी को बंद कर सकती है और आपकी लाइफ में ड्रीम्स को खोल सकती है। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस ऑल द वैल्यू। बड़ा मजा आया सब चीज़ें जान के। राहुल माइंडसेट पे हमने सीखी आज माइंडसेट की बातें। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस शो मैम।